क्या ये तमाम आईनी तरमीम इमरान खान साहब को जेल में रखने के लिए की जा रही हैं? ये हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और मौलाना फजलुर रहमान साहब एक्चुअली गवर्नमेंट के साथ हैं, कैसे, ये भी आपको इसी व्लॉग में बताया जाएगा। और गवर्नमेंट के असल अहदाफ क्या हैं, वो ये तरमीम करके क्या हासिल करना चाहती है, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और ये जो 8 जजेस का अचानक फैसला आया, क्या गवर्नमेंट को इसका पता था, ये भी आपको इसी व्लॉग में बताया जाएगा। और आज मरियम नवाज साहिबा ने इमरान खान साहब के लिए सफ़ेद झंडी लहरा दी, इमरान खान साहब को सपोर्ट करने का ऐलान कर दिया। मरियम नवाज साहिबा इतनी मेहरबान क्यों हो रही है इमरान खान साहब पे, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। लेकिन व्लॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगले 20 दिनों में हमने 30,000 नए सब्सक्राइबर्स में इजाफा करना है और मुझे उम्मीद है ये हो जाएगा। और व्लॉग के आखिर में आपका मसला और आपका सवाल। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फ़र्रुख अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी में। नाजरीन, हुकूमत कुछ भी करती है तो खान साहब को ये लगता है कि ये उनके खिलाफ हो रहा है, चाहे वो अच्छा है चाहे वो बुरा है। इसके दरकिनार खान साहब को हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट अपनी दुश्मन ही नज़र आती है। इस वक्त भी आइनी तरमीम का मसला पिछले 3-4 दिन से अरूज पे है और खान साहब को लग रहा है कि ये आइनी तरमीम जो की जा रही हैं ये सिर्फ और सिर्फ उन्हें जेल में रखने के लिए की जा रही हैं। तो हमारा सवाल ये है कि क्या इन तरमीम का कोई और मकसद है या सिर्फ खान साहब को ही अंदर रखना ये मकसद है? देखिए, इमरान खान साहब ने कल अडयाला जेल में सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि ये सिर्फ़ और सिर्फ मुझे जेल में रखना चाहते हैं, इसलिए तरमीम ये करना चाहते हैं। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि इमरान खान साहब का ख्याल ये है कि 3 जजेस हैं, अगर उनमें से कोई चीफ़ जस्टिस बन जाता है तो मैं रिहा हो जाऊँगा। पहले जो हैं वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं, दूसरे जस्टिस मनीब अख्तर साहब हैं और तीसरे जस्टिस याया आफरीदी साहब हैं। और इमरान खान साहब का ख्याल ये है कि तीनों जजेस जो हैं इनका टिल्ट मेरी तरफ है और अगर मंसूर अली शाह साहब बन जाते हैं तो डेफिनेटली मुझे फ़ायदा होगा। मंसूर अली शाह साहब बनते ही चीफ़ जस्टिस है 3 काम करेंगे। पहला काम वो ये करेंगे कि जुडिशल कमीशन बनाएंगे 8 फरवरी के जो इलेक्शंस हैं उससे मुताल्लिक। और जो है वो जुडिशल कमीशन बनेगा और वो इलेक्शन कमीशन से मुख्तलिफ़ हलकों के फॉर्म 47 और फॉर्म 45 मंगवाएगा। और जब वो दोनों आमने सामने रखे जाएंगे तो उसी वक्त पता चल जाएगा कि ये जो रिज़ल्ट हैं मैनिपुलेट किया गया। और जो ही उसकी तरफ से ऐलान होगा तो गवर्नमेंट फ़ारिग हो जाएगी, गवर्नमेंट चली जाएगी, उसके बाद गवर्नमेंट ख़त्म हो जाएगी। और साथ ही जो वहाँ पे एप्लीकेशंस पड़ी हुई हैं इमरान खान साहब की तरफ से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कि जी हमें मखसूस सीटें नहीं मिल रही, हमें जो ना हमारा इंतखाबी निशान नहीं दिया गया था और हमें इलेक्शंस के अंदर बड़ी ज़्यादती हमारे साथ की गई। और इसके साथ साथ के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हैं हम जो भी करवा देते हैं ये फौरी तौर पे उसको रिजेक्ट कर देते हैं, तो वहाँ पे भी हमें रिलीफ मिल जाएगा। तो उससे पार्टी दोबारा इंटैक्ट हो जाएगी, पार्टी को मखसूस सीटें मिल जाएंगी और सारे मामलात हमारे सेटल हो जाएंगे। ठीक है। और थर्ड, इमरान खान साहब का ख्याल ये है क्योंकि मेरे तमाम केसेस जो पहले थे उनमें मुझे रिहाई मिल चुकी है, मेरे केसेस ख़त्म हो चुके हैं, मेरी ज़मानतें हो चुकी हैं, नए केसेस गवर्नमेंट बनाई जा रही है लेकिन उन केसेस के अंदर सब्सटेंस नहीं है। दूसरा, क्योंकि नैब कवानीन के अंदर तरामीम हो चुकी हैं तो अब ये केसेस नहीं बनते और जब मैं अपील करूँगा तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मुझे रिहा कर देंगे। तो इमरान खान साहब का ख्याल ये है कि जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब आते हैं तो ये तीनों मसले जो हैं हमारे हल हो सकते हैं। और अगर गवर्नमेंट जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को नहीं बनाती या वो किसी वजह से नहीं बनते तो उसके बाद जस्टिस मनीब अख्तर साहब जो हैं उनकी बारी होगी और वो भी हमारे लिए फेवरेबल होंगे। और अगर खुदा न खास्ता वो भी नहीं बनते तो फिर जस्टिस याया आफरीदी साहब जो हैं वो भी हमारे साथ ही हैं या उनका भी टिल्ट है हमारी तरफ, क्योंकि जो पिछले फ़ैसले थे उन सब फैसलों में इन तीनों जजेस का एक व्यू था जो, और ये जो व्यू है वो इमरान खान साहब को सपोर्ट मिलती थी उस पर से। तो खान साहब का ख्याल ये है अब अगर ये तरमीम हो जाती हैं तो फिर इनमें से तीनों जो सीनियर जजेस हैं इनमें से शायद ही कोई चीफ़ जस्टिस रह सके, क्योंकि एक तो गवर्नमेंट चाहती है कि काजी फायजीसा साहब जो है उनको लिंगरान किया जाए, उनको चलाया जाए, और अगर वो 3 साल रह जाते हैं तो फिर इस दौरान जो है इनका टर्न्योर ख़त्म हो जाएगा और नहीं भी ख़त्म होता तो बहुत सारे मामलात जो हैं वो तय हो जाएंगे। और इस दौरान अगर ये नहीं होता तो दूसरा ऑप्शन गवर्नमेंट के पास ये है कि आइनी अदालत बना दें। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बन जाती है और ये सारे केस उसके अंदर रेफ़र हो जाते हैं और उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 जजेस को वहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाता है और वो 5 जजेस वो जो गवर्नमेंट का ख्याल है कि हमारा व्यू लेके आएंगे और उसका चीफ़ जस्टिस भी वो ख़ुद तय कर लेते हैं, तो इमरान खान साहब के जितने केसेस हैं ऑटोमेटिक उस अदालत में चले जाएंगे।
वो वहाँ पे चले जाएंगे तो इमरान खान साहब को फ़ायदा नहीं होगा। पार्टी जो है, ये गवर्नमेंट जो वो भी कायम रहेगी, इमरान खान साहब की पार्टी भी जो है वो सरफस पे नहीं आ सकेगी। तो ये दूसरा ऑप्शन है, प्लान बी है गवर्नमेंट का, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब मान चुके हैं। वही कहते हैं कि ठीक है, आईनी अदालत आप बना लें। ठीक है। और तीसरा ये है कि अगर ये सब कुछ नहीं होता है दोनों जगहों पे, तो तीसरा ये है कि गवर्नमेंट जो है वो चाहती है कि 5 जजेस जो हैं उनकी एक समरी आए और उसमें से किसी एक को चीफ जस्टिस बना दें। गवर्नमेंट चाहती है 5 हों, क्योंकि उसकी वजह ये है कि जो 3 जजेस हैं, अगर उनकी समरी आती है तो उनमें से किसी एक को चूज़ करना पड़ेगा, और तीनों जो हैं गवर्नमेंट का ख्याल ये है कि हमें फेवर नहीं करेंगे। तो इसमें से कोई भी बन गया तो इमरान खान साहब को सपोर्ट हो जाएगी, लिहाजा वो चाहते हैं कि 5 हों। मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो चाहते हैं कि 3 हो जाएं, और वो साथ पीटीआई के साथ मिल के और पीटीआई को खुश भी करना चाहते हैं। कुछ से पीटीआई का मसला हल हो जाएगा, तरमीम भी हो जाएगी, पीटीआई को फ़ायदा भी हो जाएगा, मौलाना फजलुर रहमान साहब भी सुरखरू हो जाएंगे। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो 3 पे माने हुए हैं, गवर्नमेंट जो है वो 5 करना चाहती है। ठीक है। और ये जो बिलावल भुट्टो साहब बार बार जा रहे हैं, वो इसीलिए जा रहे हैं कि अगर मौलाना ये भी मान जाते हैं और पिछले 2 ऑप्शन जो है उनको मनसूख भी कर देते हैं, तो फिर भी गवर्नमेंट का काम हो जाएगा। अब गवर्नमेंट जो है वो रोटेशन पे भी जो हाई कोर्ट्स के जजेस हैं उनको लेके आना चाहती है। इस पे मेरा ख्याल है सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एतराज़ है, बाकी किसी को कोई एतराज़ नहीं, मौलाना को भी कोई एतराज़ नहीं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान है। इस्लामाबाद के अंदर जो 6 जजेस बैठे हुए हैं, 8 जजेस हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत ज़्यादा रिलीफ दे रहे हैं, और इमरान खान साहब चाहते हैं कि वो यहीं पर रहें। लेकिन जो ही अगर उसके अंदर तब्दीली हो जाती है और इन जजेस को मुख्तलिफ जगहों पे भेजा जाता है, तो मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि जो आधे यानी 4 जजेस हैं वो इस्तीफ़ा दे देंगे, वो कभी भी दूसरी जगहों पे नहीं जाएंगे, क्योंकि उसकी वजह खुशहाल लोग हैं, बड़ी फैमिलीज़ के साथ उनका ताल्लुक़ है, प्रैक्टिस भी उनकी बड़ी शानदार थी। तो उन्हें क्या ज़रूरत है कि एक ऐसे काम में पड़े रहें कि जिसमें कभी बलूचिस्तान में हो, कभी सिंध में हो, कभी उनको भावलपुर भेज दिया जाए, कभी मुल्तान भेज दिया जाए, कभी उठा के उनको आज़ाद कश्मीर भिजवा दिया जाए। तो वो नहीं चाहेंगे कि इस तरह वो ख्वारी बर्दाश्त करें, तो सीधा सीधा इस्तीफ़ा दे देंगे। जो बाकी 4 हैं अब उनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। तो गवर्नमेंट ये भी चाहती है, और इस पर मेरा नहीं ख्याल कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को कोई एतराज़ होगा। मौलाना फजलुर रहमान साहब इसे तस्लीम कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ये जहन में रखो कि ये आखिरी तरामीम नहीं है। इसके बाद जो गवर्नमेंट नई तरामीम लेके आ रही है वो इससे ज़्यादा ख़तरनाक होंगे, और वो है जजेस की अकाउंटेबिलिटी पे। और तमाम जजेस जितने होंगे उन सबको टास्क दिया जाएगा, और साल के बाद उनको एवेलुएट किया जाएगा कि क्या उन्होंने टास्क पूरे किए या नहीं किए। मसलन अगर उनकी अदालत के अंदर 1000 मुकदमात है तो उनके पास साल टाइम होगा कि उन्होंने उस साल के अंदर उन मुकदमात में से 90% ख़त्म करने होंगे। और अगर जज साहब 90% ख़त्म नहीं कर पाते तो फिर उनका एहतसाब होगा, फिर उनसे पूछा जाएगा कि जनाब ये आप क्या कर रहे हैं। दूसरा, गवर्नमेंट जो है टाइट करना चाहती है सारे सिस्टम को कि FIR जो है इतने अरसे में बनेगी, वो FIR का जो चलान होगा इतने अरसे में पेश होगा, और जब जज साहब के पास मामला आएगा तो जज साहब ने इतने अरसे में उसको निपटाना है। हर चीज़ को टाइम बाउंड कर रहे हैं। तो वो जो अगली तरामीम है ना, वो 90 के करीब तरामीम है जो गवर्नमेंट ला रही है इसके बाद, वो ज़्यादा खौफनाक होगी। तो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा भी कि गवर्नमेंट चाहती क्या है बेसिकली। तो ये है सारी सूरत हाल। इमरान खान साहब का ख्याल ये है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब आ गए तो मैं बच जाऊँगा, और अगर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब नहीं आते तो मैं फिर जेल के अंदर ही। तो उनकी ये जो गट फीलिंग है वो दुरुस्त है। ठीक। नाज़रीन, चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है जी हमारा मौलाना के हवाले से। मौलाना फजलुर रहमान साहब नो डाउट कि जिस तरह की सियासत वो कर रहे हैं, उन्होंने सबको हिला के रख दिया है। जो उनकी गलियां और घर वीरान पड़े थे आज वो आबाद हैं, हर बंदा उनके पास जा रहा है, हुकूमत क्या, अपोजिशन क्या, उन्होंने सबको अपने इस वक्त पीछे लगाया हुआ। अब क्वेश्चन ये है कि वो हैं किसके साथ? PTI भी उनके पास बैठी है, गवर्नमेंट भी उनके पास बैठी है। एक आम इंसान को जब भी कोई सवाल किया जाता है कि क्या आपने खाना खाना है, तो या वो कहेगा हाँ या वो कहेगा ना, या कोई भी आप इस तरह का सिनेरियो ले लें तो आपको एक पोजीशन लेनी पड़ेगी किसी भी चीज़ के ऊपर। अगर आप हाँ नहीं कर रहे तो उसका मतलब क्या है, और ना नहीं कर रहे तो उसका मतलब क्या है। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, ये हम डिस्कस करते हैं कि बेसिकली खान साहब का मदद चाहता हूँ, मौलाना साहब का जी जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो है क्या चौसा। अच्छा, मौलाना फजलुर रहमान साहब जो कुछ आज कर रहे हैं वो उससे पहले भी कर चुके हैं, कोई नई साइंस नहीं है। 2002 में जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब थे और वो चीफ़ एग्जेक्टिव थे, उस वक्त नई असम्बली बन चुकी थी, और जमाली साहब जो थे सो प्राइम मिनिस्टर बन रहे थे। और जब असम्बली बन गई तो उन्होंने LFOs से, जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब ने चीफ़ एग्जेक्टिव की हैसियत से वो कुछ काम किए थे, और उसमें बहुत सारे इदारे बनाए थे, कुछ उन्होंने प्रिविलेजेस हासिल की थी। और वो जो LFOs हैं उनको उन्होंने आइन का हिस्सा बनाना था, और ताकि वो रिवर्स ना हो सकें।
अब उसके लिए दोबारा वोट चाहिए थे, और उस वक्त याद रखें कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नमेंट बन चुकी थी, ठीक है, और उनके कौमी असम्बली में भी अरकान थे, सेनेट के अंदर भी अरकान थे। मौलाना फजलुर रहमान साहब की मर्ज़ी के बगैर एल-हाफ़िज़ जो हैं वो कानून नहीं बन सकते थे, ठीक है, और वहाँ पे गवर्नमेंट को कोई फ़ायदा नहीं हो सकता। लिहाजा उस वक्त भी सारी की सारी गवर्नमेंट जो है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब के घर थे। एक जा रहा था, एक आ रहा था, फिर जा रहा था, फिर आ रहा था, और उस वक्त की तो ज़ाहिर इस्टेब्लिशमेंट जो थी वो भी उस वक्त तो इन थी, क्योंकि जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब यूनिफॉर्म में प्रेसिडेंट थे। तो उस वक्त के जो DGISI थे वो भी इन्वॉल्व थे, फिर DGC भी इन्वॉल्व थे, और इसके अलावा कुछ सेक्टर कमांडर्स भी। तो वो सब भी मौलाना फजलुर रहमान साहब के पीछे नमाज़ पढ़ते थे जाके, इसी तरह जिस तरह से PTI पढ़ रही है। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने उस वक्त भी सबकी नाकें रगड़वाई थी। सब लोग जिसको कहते हैं ना जी, वहाँ बाहर बैठे होते थे, एक जाता था, दूसरा आ जाता था, दूसरा जाता था, तीसरा आ जाता था, और मौलाना फजलुर रहमान साहब उस वक्त भी इसी तरह एंजॉय कर रहे थे जिस तरह उन्होंने आज एंजॉय करना शुरू किया। सबको वो काका दे देते थे, किसी को इनकार नहीं करते थे। अब तो पीर जो होते हैं ना जी, उनके पास जब ख़वातीन आती हैं या बंदे आते हैं पर औलाद नरीना के लिए, तो सबको कह देते जा तन्नू काका मिल गया। और अगर काका मिल जाता तो वाह वाह हो जाती थी, नहीं मिलता तो पीर साहब कहते थे जलाली हो गए थे पीर साहब, या इन लोगों का फॉल्ट है जिस वजह से काका नहीं हो सका। ठीक है। तो वो जो है उस वक्त भी ये काका देते रहे सबको जो भी आ रहे थे, और उस वक्त भी ऐसा महसूस होता था कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है ना वो प्रो डेमोक्रेटिक हो गए, वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ हो गए हैं, और वो कभी इनको यूनिफॉर्म में प्रेसिडेंट तस्लीम नहीं करेंगे, क्योंकि वो कह रहे थे कि यूनिफॉर्म उतारनी पड़ेगी जनरल परवेज़ मुशर्रफ को, हैं, और एल-हाफ़िज़ जो उनको कानून का हिस्सा नहीं बनाएंगे। लेकिन हुआ क्या, अल्टीमेटली वही हुआ जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब चाहते थे। इन्होंने एल-हाफ़िज़ को कानून का हिस्सा बनाया, और जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब को यूनिफॉर्म में प्रेसिडेंट तस्लीम किया इन्हीं मौलाना फजलुर रहमान साहब ने। तो ये एपिसोड जो है ना ये रिपीट हो रहा है, ठीक है, ये अब 2024 में रिपीट हो रहा है। 22 साल बाद सेम वही पोजीशन है कि यहाँ पे एक बंदा आ रहा है, दूसरा जा रहा है, और बिलावल भुट्टो साहब 3 दिनों में तीसरी मुलाकात उनके साथ होगी मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास। मियां नवाज शरीफ साहब आना चाहते थे, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब को ये एक डाउट था कि मैं जब जाऊँगा तो मौलाना ऐसा ना हो कि मुझे भी इनकार कर दे। तो उन्होंने कहा कि बाकी मामलात को देखें, अगर मौलाना ने कहा कि जी नवाज शरीफ साहब आ जाए तो मैं कर दूँगा, तो फिर मैं चला जाऊँगा। इवन सऊदी अरेबिया से फ़ोन भी करवा दिया गया उनको, और मौलाना फजलुर रहमान साहब सऊदी अरेबिया को इनकार ही नहीं कर सकते, उनके तमाम मदारस सऊदी अरेबिया की वजह से चल रहे हैं, और साथ उनको ये भी कहा गया कि आप गवर्नमेंट को ज्वाइन करें। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है ना, ये याद रखें कि उन्होंने इनकार किसी को नहीं किया, और वो सिर्फ एक उनकी ख्वाहिश है, वो ख्वाहिश ये है कि इस्टेब्लिशमेंट डायरेक्ट रब्ता करे, क्योंकि जिस तरह 2002 में हुआ था कि जब डायरेक्ट रब्ते हुए थे तो उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब ने वोट दे दिया था। तो सेम इसी वक्त भी वो वही चाहते हैं कि 2002 वाली मामलात हो, ये जो मेला आबाद रहे, उनके घर के ऊपर रश रहे। अब तो मेरा ख्याल है कोई 2 घंटे बाद कोई शख्स ना आ रहा हो तो सब एक दूसरे की तरफ देखना शुरू कर देते हैं कि 2 घंटे हो गए यहाँ पे, हमारी घंटी नहीं बजी। तो वो मौलाना चाहते हैं कि यहाँ पे आबादी रहे, गली के अंदर रश रोड़ा रहे, और सब लोग आ रहे हों, जा रहे हों, और साथ जो है ना उधर से मुझे कहा जाए GHQ से कि जनाब आए मौलाना, आप क्या मसला है आपका, और मौलाना फजलुर रहमान साहब उनकी बात सुन के तो उन्हें कहा जी ठीक है कर देते हैं। तो वहाँ से वो चाहते हैं, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट जो है ना वो न्यूट्रल हुई है, बड़े अरसे से वो किसी सियासी मामले में नहीं पड़ती, लेकिन मेरा ख्याल है अब इस मामले में उनको पढ़ना पड़ेगा। नहीं पढ़ेंगे तो ये मामला सेटल नहीं होगा, ये उनके बगैर सेटल नहीं हो सकता। और मौलाना फजलुर रहमान साहब उस वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं, बस इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। ठीक है। और चॉइस अगर मैं कहूँगा मौलाना गवर्नमेंट के साथ हैं तो ये बात ठीक है, मौलाना गवर्नमेंट के साथ हैं, कोई शक नहीं, ठीक है, कोई शक नहीं, और ये गवर्नमेंट के अंगेज जा भी नहीं सकते। मौलाना फजलुर रहमान साहब ये याद रखिएगा कि प्रो एस्टैब्लिशमेंट है, इन्होंने आज तक रियासत के ख़िलाफ़ जो है ये नहीं गए, ये बात ज़रूर करते हैं, लेकिन जब रियासत के साथ निगोशिएट करते हैं तो ये हमेशा उनकी हमायत करते हैं। तो मौलाना निगोशिएट करना चाहते हैं, सिंपल, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं, ठीक है, कोई और इशू नहीं कोई। ठीक है नाज़रीन, मौलाना ने अगर हाँ नहीं की तो उन्होंने ना भी नहीं की, ये ज़हन में रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जी। नेक्स्ट टॉपिक है जी हमारा तरमीम के हवाले से कि गवर्नमेंट के असल अहदाफ हैं क्या, जो हमें नज़र आ रहा है, क्या यही है या इसके अलावा अंदर से गवर्नमेंट कुछ और करना चाह रही है, पूरी डिटेल से स्टोरी जानते हैं। अब ना मसला गवर्नमेंट का ये है कि अदलिया से उन्हें बड़ा टफ टाइम मिल रहा है, और सिर्फ गवर्नमेंट को नहीं मिल रहा, एस्टेब्लिशमेंट को भी मिल रहा। और आप पिछले 10-1 साल की हिस्ट्री देख लें, उस वक्त से जब इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब चीफ जस्टिस थे, बल्कि उससे भी थोड़ा सा पीछे ले जाएं, 2007 जब इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब को फारग किया था जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब ने, उस वक्त से लेके अब तक आप देख रहे हैं सूरत हाल के अदलिया जो है वो इसका महाज गर्म ही रहा है, वहाँ से तोप चलती रही है।
ठीक है। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने इनकार किया, उसके बाद वकला की तहरीक चल गई है और उसने बहुत मत मारी सारी गवर्नमेंट की और इस्टेब्लिशमेंट की भी उस वक्त। फिर बड़ी मुश्किल से वो मामला सेटल किया गया इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब आ गए और जब इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब आए तो उन्होंने पूरी गवर्नमेंट को कान पकड़ा दी। एक वक्त ऐसा था कि आप हैरान होंगे कि 21 लोग 22 ग्रेड के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दरवाजे पे खड़े थे। अच्छा। क्योंकि उन्होंने वो बुला लेते थे, सारे चीफ सेक्रेटरी को बुला लें, सारे सेक्रेटरीज को बुला लें, सारे आईजीज को बुला लें, और जो नहीं आता था उसके साथ बड़ा बुरा सलूक होता था। तो पूरी गवर्नमेंट जो थी इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब को सुबह सलाम करके तो उसके बाद काम पे जाती थी। ठीक है। तो वो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने मत मार दी सारे, और उसके बाद ये रोज़ दिन गिनते थे कि कितने दिन रह गए उनके। वो गए तो उन्होंने सुख का सांस लिया, लेकिन सुख का सांस उसके बाद भी नहीं मिला। उसके बाद भी फिर 2014 में आप देख लें क्या हुआ। उसके बाद चीफ जस्टिस रात आते रहे और गवर्नमेंट जो थी वो लटकी रही जाके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर। और सिर्फ वो नहीं, उसके बाद आप देख लें जो मियां नवाज शरीफ की गवर्नमेंट के अंदर क्या होता रहा, फिर इमरान खान साहब की गवर्नमेंट के अंदर क्या होता रहा। इवन इमरान खान साहब को काजी फायज ईसा साहब के खिलाफ रेफरेंस दायर करना पड़ गया, और यहाँ पे जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट थे उनको फ़ारिग करना पड़ गया जो आपके सामने। और वहाँ पे भी कुछ जजेस को साथ मिला के उनके तमाम मुतालबात तस्लीम करके बाकी जजेस के साथ जो कुछ किया जाता रहा वो सारा आपके सामने। और उस सुप्रीम कोर्ट ने भी इमरान खान साहब को भी चलने नहीं दिया था। ठीक है। और उसके बाद फिर ये नई गवर्नमेंट आ गई। जब नई गवर्नमेंट आई तो उसमें क्या हुआ वो है, फिर नई गवर्नमेंट आ गई है जो वाली, उसके अंदर क्या हो रहा है। तो गवर्नमेंट जो है वो चाहती है कि अदलिया को एक बार नथ डाली जाए, या अदलिया को एक बार पकड़ा जाए, या अदलिया को एक बार पार्लियामेंट के अंडर किया जाए, ताकि पार्लियामेंट फ़ैसला करे कि जजेस की अपॉइंटमेंट कैसे होनी है, जजेस की प्रमोशन कैसे होनी है, और चीफ जस्टिस किसने बनना है, और दूसरा है कि जजेस को अकाउंटेबल किया जाए। अब जो सूरत हाल वो ये है कि जजेस फैसला करते हैं कि किस वकील ने जज बनना है। तो आप देख लें 10 में से 2 जजेस ऐसे होते हैं कि जो नीचे से सेशन जज से ऊपर आते हैं, और 8 जजेस का फ़ैसला खुद जजेस कर लेते हैं, और उसके बाद उनकी तारीख पैदाइश देख के सारा पूरा जायचा बना के देखा जाता है कि किसने किस वक्त चीफ जस्टिस बनना है। अच्छा। और उसके मुताबिक फिर एलिवेट किया जाता है, फिर वो अल्टीमेटली चीफ जस्टिस बन जाते हैं। फिर वो जो पुराने लोग होते हैं उनका ख्याल रखते हैं वो, और उससे मेरा ख्याल है पूरा सिस्टम जो है वो जैम हुआ है। और रियासत भी ये चाहती है, गवर्नमेंट भी चाहती है कि अदलिया को चले गवर्नमेंट के अंडर ना हो तो पार्लियामेंट के अंडर ज़रूर लाया जाए, ताकि कहीं ना कहीं ये अकाउंटेबल हों। जुडिशल एक्टिविज्म जो है वो प्रॉब्लम दे रहा है, वो प्रॉब्लम दे रहा है। ठीक है। इन्होंने वैसे वकला को सेटल कर लिया हुआ है, देख लें वकील नहीं बोल रहे। कुछ लोग हैं जैसे मनीर शेख साहब हैं, या ये जो हामिद खान साहब हैं, ये कह तो रहे हैं कि हम तहरीक चला रहे हैं, लेकिन तहरीक चलेगी कोई नहीं, मैं आपको बता दूं, क्योंकि उसको वकला को जो है ना गवर्नमेंट ने सेटल कर लिया हुआ। ठीक है। ठीक है। ये 8 जजेस के हवाले से क्या स्टोरी है? अब 8 जजेस का ये है कि ये वो 8 जजेस हैं जिन्होंने इमरान खान साहब को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट किया था 12 जुलाई के फ़ैसले में, और उसके बाद ज़ाहिर फ़ैसला इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, और इलेक्शन कमीशन ने एक दरख्वास्त दे दी नज़रसानी की, जी फ़ैसले की वजाहत करें कि अब ये जो 41 MNAs बचे हैं उन्होंने कोई NOC जमा नहीं करवाया हुआ, कोई इन्होंने पार्टी की तरफ से लेटर जमा नहीं करवाया हुआ, तो बाकी पार्टी का स्ट्रक्चर ही नहीं है, तो हमने किससे पूछना है इनके बारे में कि क्या ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं या नहीं हैं। और ये सब वो लोग हैं जो आज़ाद थे और जिन्होंने नॉमिनेशन पेपर्स के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं लिखा था, और ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जा चुके हैं, तो इनके बारे में हमें कुछ अंदाज़ा नहीं है। अब होना तो ये चाहिए था कि वो नज़रसानी दरख्वास्त जो है वो बाकायदा एक बेंच बनता, और वो बेंच जो है वो नज़रसानी दरख्वास्त के ऊपर हेयरिंग करता, सारे फ्रीकैन को बुला के, इलेक्शन कमीशन को भी बुला के उसका फ़ैसला करता। तो वो हेयरिंग तो हुई नहीं उसके, और उससे वो हेयरिंग ना होने की एक बुनियादी वजह यह भी है कि अभी तफसीली फ़ैसला ही नहीं आया। तो ये तो तफसीली फ़ैसला है कि अंदर ग्राउंड्स वगैरह देखनी थी ना सारी, तो तफसीली फ़ैसला नहीं आया, और ज़रा उसके बाद नज़रसानी दरख्वास्त है उसकी बारी नहीं आई, और 8 जजेस की तरफ से एक ऑर्डर आ गया कि जनाब ये आप जो हैं, हमने अपना फ़ैसला क्लियर लिखा था, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं, इन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA तस्लीम किया जाए, और फिर इसकी बुनियाद पे, इसी रेशो की बुनियाद पे जो मखसूस सीटें वो इनको दी जाएं, और अगर आप इस फैसले पे अमल दरामद नहीं करेंगे तो फिर आपको नताइज भुगतना पड़ेंगे। तो वो एक कर दिया गया, और उसके बाद उसे अपलोड कर दिया गया वेबसाइट के ऊपर। और उसके बाद जब कल अदालत का टाइम शुरू हुआ तो रजिस्ट्रार साहब ने उस फैसले को साइड पे कर दिया, उस फैसले को उन्होंने तस्लीम नहीं किया। उन्होंने कहा जी इसका कोई ऑर्डर ही नहीं आया, ऑर्डर ही नहीं आया तो हम कैसे
आगे इलेक्शन कमीशन में भेज सकते हैं। तो ये चीज़ साबित करती है कि जो अदालत के अंदर जो दरार थी, जो तकसीम थी, वो क्लियर हो गई हुई है कि 8 जजेस एक साइड पे खड़े हुए हैं और बाकी जो जजेस हैं वो दूसरी साइड पे खड़े हुए हैं। तो अब एक बाकायदा लड़ाई है अंदर, क्योंकि ये 8 जजेस का फैसला ये कहता है कि वो तरमीम जिससे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का रास्ता रोका जा सकता है, हम उसे होने नहीं देंगे। और दूसरी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है वो ये चाहती है कि खामोशी से बैठी रहे और इस साइड से पार्लियामेंट को फैसला कर ले और फिर उस फैसले के मुताबिक जो है मामलात को आगे लेके जाया जाए। तो एक तकसीम है और मुझे यूँ लगता है कि आज कहीं ऐसा ना हो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कोई एक फ़ैसला भी आ जाए और उस फैसले के बाद ये जो 8 जजेस का फ़ैसला है वो रिवर्स हो जाए शायद, या एक डाउट्स पैदा हो जाए उसके बारे में। तो कहीं ऐसा ना हो कि रजिस्ट्रार साहब की तरफ से लेटर आ जाए या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कोई फैसला आ जाए कि जनाब इस फैसले को फैसला ना माना जाए। ओके अब चलते हैं जी अपनी आखिरी स्टोरी की तरफ। कुछ पार्टीज़ का नेशनल अलायंस हो सकता है। पीपल्स पार्टी और नून लीग जैसे हैं, दोनों डेमोक्रेटिक पार्टीज़ हैं, बैठी हुई हैं। इसी तरह से पीटीआई और पीपल्स पार्टी का भी कहें तो शायद कहीं पे अलायंस हो सकता है, लेकिन जब पीएमएलएन और पीटीआई की बात होगी तो ये नामुमकिन नज़र आता है। लेकिन आज जो हम आपको स्टोरी बताने जा रहे हैं वो बहुत ही अजीबोगरीब है। मरीम नवाज़ ने जी अमन का पैगाम भिजवाया है खान साहब के लिए। ये पैगाम किस तरह से भिजवाया, ये पूरी स्टोरी क्या है, डिटेल से जानिए। मरीम नवाज़ साहबा से किसी ने पूछा, उन्हें बल्कि कहा कि जी आपके जो मुखालिफ हैं इमरान खान साहब, उनको जेल के अंदर खाना भी मिल रहा है और उनको कूलर भी मिला हुआ है, उनको बड़ी सहूलतें मिली हुई हैं और आपके साथ तो बड़ी ज़्यादती करते रहे इमरान खान साहब। तो मरीम नवाज़ ने कहा कि वो मेरे सियासी मुखालिफ हैं, लेकिन मैं नहीं चाहती कि उनके साथ कोई जुल्म हो, उनके साथ कोई ज़्यादती हो। मैं उनके साथ ज़्यादती जुल्म नहीं करना चाहती और मैं चाहती हूँ कि जो उनको सहूलतें मिल सकती हैं वो सहूलतें उनको मिलनी चाहिए। लिहाजा मैं ना उनका पंखा बंद करूँगी, ना उनका एसी बंद करूँगी। वैसे तो एसी है भी नहीं उनके पास, कूलर है। मैं उनका कूलर भी बंद नहीं करूँगी, मैं उनका टीवी भी बंद नहीं करूँगी, सर्दियों में गर्म पानी भी बंद नहीं करूँगी और गर्मियों के अंदर ठंडा पानी भी नहीं बंद करूँगी। तो उन्होंने ये बात की है और ये मेरा ख्याल है अच्छा जेस्चर है उनकी तरफ से। मेरा ख्याल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसे अप्रिशिएट करना चाहिए, बजाय इसके कि इसके ऊपर वो दोबारा एरोगेंस का मुजाहरा करें और कहें जी हमें आपकी तरफ से किसी सहूलत की ज़रूरत भी नहीं है और ये सहूलतें आपने नहीं दी हुई, हमें हाई कोर्ट ने दी हुई वगैरह वगैरह। तो इस टाइप का मुतकब्बराना बयान जो है मेरा ख्याल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से नहीं आना चाहिए। और अगर ये इस सफ़ेद झंडी को पकड़ लेते हैं और शुक्रिया अदा कर देते हैं तो फिर मेरा ख्याल है एक दरमियान के अंदर कार्रवाई जो है शुरू हो सकती है। कोई एक पिछला दरवाज़ा खुल सकता है पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से और उससे अगर इमरान खान साहब को फ़ायदा होना शुरू हो जाता है जेल मैनुअल के अंदर, तो फिर मेरा ख्याल है ये मुज़ाकरात आगे चल सकते हैं। एक अच्छी शुरुआत की है उन्होंने, तो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब को हाथ बढ़ा देना चाहिए। और ये वही मरीम नवाज़ है जिनके मुतालिक लास्ट जलसे में बहुत गलत अल्फाज इस्तेमाल किए गए थे। ठीक, अब चलते हैं नाजरीन अपने वीलॉग के बिल्कुल आखिर में हम आ चुके हैं। सवाल है जी शकील गाजी साहब का, क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है जी। खान साहब जो साहब बार बार कहते हैं ना, जो अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं, ठीक है ना, कि वो बार बार नेगेटिव बात करते हैं और आपका हमेशा होता है कि नेगेटिव बात नहीं करनी चाहिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वही हो जाता है। तो उसी के मुतालिक उनका क्वेश्चन है, काइंडली क्लियर इट्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मेंटल सिकनेस। ये नहीं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में देखिए इमरान खान साहब लीडर हैं और आप उनकी सियासी मामला से मुखालफत कर सकते हैं, आपका इख्तलाफ हो सकता है। इख्तलाफ तो लोग अल्लाह ताला से भी करते हैं, शिकवे तो अल्लाह ताला से भी करते हैं और ये तो एक सियासतदान है, एक सियासी जमात है और उनसे शिकवे भी बनते हैं और उनसे इख्तलाफ भी बनता है। तो मैं कभी ये नहीं कहूँगा कि वो कुछ दिमागी तौर पे मासूर हैं या उनका दिमागी आर्जा है, क्योंकि एक सियासी लीडर है, लोग उनको पसंद करते हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है और इलेक्शन में उन्होंने 2024 के इलेक्शन में उन्होंने वोट भी लिए हैं। इस वक्त भी सबसे बड़ी पार्टी है, लार्जेस्ट पार्टी है। तो ये कहना किसी भी आदमी के ऊपर मेरा ख्याल है ये तौहीन है उनके वोटर्स की और मोरालिटी की भी। आप उनसे इख्तलाफ ज़रूर करें, लेकिन ये नहीं है कि आप उनको ये कह दें कि जी ये कोई मेंटली सिक हैं, ये नहीं, ये ज़्यादती है। तो ये तो आप किसी को भी कह सकते हैं। बाकी उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू से इख्तलाफ कर सकते हैं। तो मैं माज़रत चाहता हूँ, ये जो सवाल करने वाले हैं मैं उनकी इस बात से इत्तफाक करने के लिए तैयार नहीं हूँ। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब चलते हैं जी, साजिद खान साहब ने एक मसला बयान किया, एक अपील की है उन्होंने, वो भी खान साहब से थोड़ा सा रिलेटेड है। वो कहते हैं जर्नलिस्ट जो अडयाला जेल जाते हैं ये ना जाएं तो मुल्क को कौम को नुकसान नहीं होगा। मतलब इनके जाने से नुकसान हो रहा है, ख़बरें बाहर आती हैं और लोग ज़रा उसके हवाले से फिर और तरह की गॉसिप्स करते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। मेरा ख्याल है ये स्टेट ने जानबूझ के किया हुआ है ताकि इमरान खान साहब को मौका मिलता रहे, इमरान खान साहब इस टाइप की गुफ्तगू करते रहें जिससे उनका जो इख्तलाफ है या उनका जो तज़ाद है वो सामने आता रहे। तो वो बड़ी अच्छे तरीके से प्ले कर रही है गवर्नमेंट
और इमरान खान साहब ये भूल जाते हैं कि कल उन्होंने क्या कहा था। वो रोज़ एक नया बयान दाग देते हैं। पहले वो कहते हैं जी मैं एस्टैब्लिशमेंट से बात करने के लिए तैयार हूँ, अपना नुमाइंदा तय करे। अगले दिन वो कह देते हैं कि मैंने सारे दरवाजे बंद कर लिए, मैंने कोई नहीं बात करनी। फिर वो ये कह देते हैं जी मेरी बात तो हुई थी उनके साथ, मैंने तो 6 लोगों को तैनात किया हुआ था जो नामजद किया हुआ था जो बात कर रहे थे। फिर वो कहते हैं मेरी नहीं बात हुई, मैंने कोई बंदा नामजद ही नहीं किया। फिर वो कहते हैं जी मुझे एस्टैब्लिशमेंट ने कहा था 22 अगस्त का जलसा मनसूख करने का, मैंने उनके ऊपर मनसूख कर दिया था। फिर वो कहते हैं कि मैंने अपनी मर्ज़ी से किया। तो ये जो तज़ाद खुल खुल के सामने आ रहे हैं ना, मेरा ख्याल स्टेट उसको इंजॉय कर रही है और जानबूझ के उन्होंने ये ऑप्शन खोला हुआ है कि ठीक है जी इमरान खान साहब की गुफ्तगू सुनते जाएँ और उसके बाद सर धुनते जाएँ। तो वो रोज़ एस्टैब्लिशमेंट या स्टेट जो है इस चीज़ को इंजॉय करती है। और वैसे भी जो साहब ये हक भी है एक इंसान का कि उसका पॉइंट ऑफ व्यू सामने आना चाहिए, और अगर अदालत ने इजाज़त दी है तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू आना चाहिए। आपने अडयाला जेल के अंदर एक कोर्ट बनाई हुई है, बल्कि कई कोर्ट्स बनाई हुई हैं वहाँ पे, और फिर इमरान खान साहब को हाई कोर्ट ने इजाज़त दी है जी कि मीडिया को वहाँ पे इजाज़त है, वो जाएँ इमरान खान साहब को देखें, ट्रायल को देखें और ट्रायल को रिपोर्ट करें। तो जब अदालत की तरफ से एक आपको फेवर मिली हुई है तो फिर वो चलनी चाहिए जी। किसी शख्स के पास ये इख्तियार नहीं होना चाहिए कि वो ये हक उनका सलब कर सके। बिल्कुल ठीक है। आपने आज का व्लॉग देखा नाजरीन, यकीनन आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।